दिल्ली की जनता को तकलीफ होती होगी, हम भी इंसान हैं, हमारे भी बाल बच्चे होते हैं, हमें भी लगता है कि लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें साहब, सरकारी संपत्ति का नाश किसने किया? इस देश की जनता की प्रॉपर्टी का जो टैक्स आता है, जो गाड़ी कमाई का पैसा, उसका नाश सरकार ने किया। रोडें सरकार ने खोदी, पिलर सरकार ने गिराए, पेड़ सरकार ने काट काट के गाड़े, क्या वो जनता का पैसा नहीं था? और आरोप लगाते किसान उद्यम मचा रहा है। हम शांति प्रिय तरीके से, जैसा आशुतोष जी ने कहा, गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांगे बुनियादी है। हम कह रहे हैं कि कृषि बिलों में खामी है, आप इनको वापस ले लीजिए। वापस लेने के बाद बैठ के नए रिफॉर्म्स के लिए बात करते हैं ना। हम वर्षों से ये मांग करते आए कि समर्थन मूल्य का खरीदी का गारंटी का कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश 2+50 लागू हो, फल साग सब्जी दूध इत्यादि जिनका समर्थन मूल्य तय नहीं है, 27-24 चीजों के ऊपर आप समर्थन मूल्य देते हैं, उसके बाद समर्थन मूल्य तय नहीं किया, उन पर समर्थन मूल्य तय नहीं होना चाहिए, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। क्या एक किसान जो है, एक दारू की बोतल पे MSP और MRP दोनों लिखा रहता है, ना कभी वो बोतल MSP से नीचे बिकती है और MRP से ज्यादा ही बिकती है इस देश में, लेकिन सरकार के लिए लाभदायक धंधा सरकार उसके लिए कभी नहीं कहती कि नहीं साहब इसका MSP MRP नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, किसान के अंदर 1935 रुपए का कोई समर्थन मूल्य है तो 1400 में बिक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात भी यहाँ समझने की जरूरत है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं आम उपभोक्ता को बचाने की। वो जो खाई आपके हमारे बीच में, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सड़ा सा चिली फ्लेक्स आता है 67 रुपए का, मुश्किल से 35 ग्राम, उसकी कीमत हो जाती है 2000 रुपए किलो की, 20,000 रुपए कुंटल। इसका आधा भी हमें नहीं मिलता साहब। अगर इसका आधा भी हमें मिले तो हम खुश रहे। या तो आपको जो मिल रहा है उसका हिस्सा हमें मिलना चाहिए, और अगर आपको जो मिल रहा है वो उनको नहीं मिल रहा है तो जो हमसे खरीदा जा रहा है उसमें 2-5 रुपए जोड़ के आपसे लेना चाहिए। आखिर शहर में रहता कौन है? शहर में वही हमारा पढ़ा लिखा भाई आता है जो नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकला, बीवी बच्चों के साथ रह रहा है। तो गाँव में हम भी लुटते हैं और शहर में हमारा वो बच्चा भी लुटता है। ये कौन सा न्याय है? मतलब आप उपभोक्ता को आप महंगा दोगे, किसान से आप सस्ता खरीदोगे, और बीच में मजे कौन मार रहा है? आड़तिये मार रहे हैं। और आड़तियों को हटाने की जब बात आती है, सरकार कहती है कि हमने कानून ला दिए। तो कानून ला के आपने आड़तिये हटाए कहाँ है? अडानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट हाउसेज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इस बिजनेस में है, और बाद में अंबानी जी का मैंने बीच में पढ़ा था, उन्होंने कह दिया कि हम तो इस प्रकार किसी बिजनेस में आने नहीं वाले हैं। जब आप आने नहीं वाले हो तो मध्य प्रदेश किसान में अपने नंबर में आपको दिखा सकता हूँ, हर 3 दिन में एक फोन आता है, नमस्कार किसान साथियों, आपका रिलायंस फाउंडेशन में स्वागत है। और फिर वो आधे घंटे तक किसी से संबंधित जो भी जानकारी, क्षेत्रीय जानकारी, क्या करिएगा क्षेत्रीय जानकारी, अगर मैं गुना जिले का किसान हूँ तो मेरे रकबे के हिसाब से मैं कौन सी फसल बो रहा हूँ उसकी जानकारी मुझे क्यों दे रहा है? क्या पड़ा है रिलायंस फाउंडेशन को मुझे जानकारी देने की? और उनको ये डेटा उपलब्ध किसने करा? मेरी जमीन का डेटा रिलायंस फाउंडेशन के पास आया कैसे, जबकि ये डेटा केवल और केवल सरकार के पास है? अब ये पूछो तो सरकार कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अडानी और अंबानी के थ्रू FPOs बनवा रहे हैं। FPOs कौन बनाएगा? जब वेयरहाउस कॉर्पोरेशन इस देश में आया था तो वेयरहाउस का नाम दिया गया किसान वेयरहाउस बनाए, लेकिन आज नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले बड़े बड़े लोगों के वेयरहाउस है, किसान का वेयरहाउस नहीं है। आज सरकार बार बार कह रही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी, तो लगाइए ना, मना कौन कर रहा है? लेकिन 5 एकड़ का किसान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं लगा पाएगा साहब। वो वही बड़ा आदमी लगाएगा जो नेताओं के इर्द गिर्द घूमेगा, उसको लोन मिलेगा, क्योंकि लोन लेना हमारे लिए बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन उसी जमीन पे आप व्यापारी को लोन देने को तैयार, या 5,000 का बिजली का बिल हम जमा नहीं करते हैं तो मोटर पाइप सब खींच के ले जाते हैं बिजली विभाग वाले, हमारी बेइज्जती होती है, वो अलग चस्पा कर देते हैं नाम हमारा बोर्ड पे, और यहाँ लोग करोड़ों खा के भाग जाते हैं, आप उनको कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये बात जब आज किसान इस बॉर्डर पे बैठ के कह रहा है तो सरकार को बड़ी तकलीफ है। हमें बदनाम करने का प्रयास हो रहा है, हमारी फंडिंग में सवाल किया जा रहा है। फंडिंग में क्या सवाल करते हैं? लंगर खा रहे हैं, लंगर खिलाने वाला जो पद्धति सरदारों की है वो 500 वर्षों से चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। आप जाके देखिए ना, और कौन खिला रहे हैं? आप हर चीज पे प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे इस चीज को बदनाम किया जाए, लेकिन हम वो किसान ये जो सोच के आए, और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम सरकार से सुनने नहीं आए। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, हम सरकार से सुनने नहीं आए, हम अपनी पीड़ा सुनाने आए, और हम अपनी पीड़ा उस सरकार को सुनाने आए जिसको स्पष्ट बहुमत देके लोकतंत्र में हमने चुना है। हमने किसी और को नहीं, मोदी जी को चुना है। स्पष्ट बहुमत की सरकार इसलिए उम्मीद के साथ आए, और उम्मीद के साथ बैठे हर बार वार्ता में जाते हैं कि सरकार अब हमसे कहेगी कि नहीं जी हम कानून वापस ले रहे हैं, MSP गारंटी कानून पर बात कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट में एक भी बार 1 सेकंड के लिए भी MSP गारंटी कानून पे कोई चर्चा नहीं। सारी बातें कि ऐसा है वैसा है चलता रहा, आरोप हम पे करना, हम तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहते थे ना, हम गए, सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट चली गई। सर्वोच्च न्यायालय का हम बहुत सम्मान करते हैं, और सम्मान के साथ ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम उनकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट गए नहीं तो हम पे कायदे कानून लागू करने वाले सुप्रीम कोर्ट होते कौन? और अगर आप कर रहे हैं साहब, हम आपका सम्मान करते हैं, तो कमेटी में कम से कम ऐसे लोग रखते ना, अगर आपने कमेटी बना भी दी थी तो निष्पक्ष लोग रखते जो पहले से ही कानूनों के समर्थन में थे, उन लोगों को आपने कमेटी में 4 मेंबर बना दिए। अब उनसे हम क्या न्याय की उम्मीद करेंगे? आपने स्वयं अपनी अस्मिता को खतरे में डाला है जनता के सामने, हमने नहीं डाला।
हम आज भी कह रहे हैं हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। आपने कुछ कानून पास करने की बोल दिया कि साहब ये जांच समिति बनेगी। अब वो समिति वालों का यह हाल है, उसमें से एक आदमी समिति छोड़ के चला गया, क्योंकि उनको मालूम है कल से हमें उन्हीं किसानों के बीच में जाना है जो हमारे भाई बन गए। और अब समिति वालों को यह हाल है कि वो सभी किसान नेताओं को, किसान संगठनों को, मेरे पास कुछ सुबह आज फोन आया कि साहब हम समिति के एक सेक्रेटरीट से बोल रहे हैं, उन्होंने कोई सेक्रेटरीट बना लिया है, आप इन्विटेशन भेज दिया है कि आप ऑनलाइन या वर्चुअली आके अपनी बात करें कि आपको कमेटी से क्या दिक्कत है। मैं उनको समझा रहा हूँ कि साहब हमारा स्टैंड वही स्टैंड है जो पूरे देश के किसानों का, लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके से आप फूट डालने का काम कर रहे हैं कि एक को बुला लेंगे, दूसरे को बुला देंगे, चार समिति के सामने बिठा देंगे, भाई आपका सम्मान बढ़ गया, आप डायरेक्टली मंत्री जी के सामने बैठ गए। तो ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। एक तरफ आप कहते हो खालिस्तानी है, दूसरी तरफ आप हमारे साथ बैठ के हमारे साथ लंगर खाते हो, हमको चाय ऑफर करते हो, हमको खाना ऑफर करते हो, फिर बाहर आप कहते हो नहीं जी नहीं, ये तो AK-47 लेके बैठे हैं। सही कह रहे हैं। आज का एक बीजेपी की सांसद है शायद राजस्थान की, उनका स्टेटमेंट है। तो सरकार चाहे लाख प्रयास कर ले, हमारी यूनिटी टूटने वाली नहीं है। हम आपसे अभी भी कह रहे हैं, आज समय है कि इस किसान आंदोलन को जनता समर्थन करे और इसको जन आंदोलन बनाए, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर भंडारण की व्यवस्था एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाती है और बहुतायत में भंडारण की चीजें अगर 2-4 कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में आ जाती, तो जो दाल आप 100 रुपए ले रहे हैं वो 200 रुपए किलो हो जाएगी। कोरोना काल में जब चीजें नहीं मिल रही थी तो जिस दाम पे मिला उस दाम पे लोगों ने खरीदा है। और जब फूड मार्केट में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी जनरेट की जाएगी और कहा जाएगा कि दाल नहीं है, चावल नहीं है, गेहूं नहीं है, तो आप क्या करोगे। और आज PDS के लिए सरकार खरीदती है। ये बात जो प्रोफेसर कह रही थी IIT वाली अपने वीडियो में, वो बात गलत नहीं है कि भंडारण था इसलिए दुगना गेहूं चावल राशन में दे दिया गया, लेकिन जब कॉर्पोरेट हाउसेस खरीदेंगे तो फिर राशन का भंडारण करेगा कौन। और सरकार ये लाख दलील दे लेगी खरीदी चालू रहेगी, MSP की गारंटी लिखित में दे देंगे, लेकिन हमको तो गारंटी का कानून चाहिए, क्योंकि हम भी नहीं रहेंगे, मोदी जी भी नहीं रहेंगे, हम में से बैठे को बहुत से लोग चले जाएंगे, कोई अमर नहीं है। लेकिन आज से 3 पीढ़ी बाद वो संरक्षण जो हमारी जनरेशन को चाहिए वो MSP गारंटी कानून होगा। अगर इस देश में ये बात आज उठती है कि प्रति व्यक्ति आय सुनिश्चित होनी चाहिए लोगों की, साहब इससे ज्यादा कम तनख्वाह नहीं होगी, तो इस बात की मांग क्यों नहीं उठा सकता किसान कि भाई हमारे परिवार की भी तो प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। आज हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 50 रुपया, 60 रुपया, 30 रुपया, अलग अलग राज्यों की आप कैलकुलेट कर लीजिए महीने के हिसाब से, ये प्रति व्यक्ति आय पे हम काम करेंगे। लेकिन नहीं साहब, किसान मांगे तो तकलीफ है। और आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी और मीडिया के साथी हैं, किसान का प्रोजेक्शन सही कराइए साहब। 3 पीढ़ी हो चुकी है किसानों की आजाद भारत में। आप हमसे ये उम्मीद क्यों करते हैं कि आज भी किसान फटा पजामा पहन के, फटा कुर्ता पहन के, महिला गमछा पहन के आपके सामने खड़ा होगा। हमने तो कभी नहीं कहा कि खादी का एक बैग टांगे हुए कोई पत्रकार हमें आज मिलना चाहिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि खादी का कुर्ता पजामा चप्पल पहने हुए हमको एक नेता मिलना चाहिए। जब हमने हमारे मानचित्र में आप लोगों को अच्छी तरीके से परिदृश्य से आने वाले 70 साल में कर दिया है, तो आप हमारी असली स्थिति क्यों नहीं देख सकते। क्यों आप हमसे सवाल करते हैं कि आपने 20,000 का मोबाइल 30,000 का क्यों नहीं ले सकता है। 5 एकड़ यानी 25 लाख का मालिक जो अपनी खेती करता है, वो किसान 25,000 का फोन नहीं ले सकता, लेकिन 27,000 कमाने वाला 52,000 का मोबाइल अपने बच्चों को दिलाए, किसी को कोई तकलीफ नहीं। नौकरी पेशा लोग जिनका जीवन पूरा लोन पे चलता है, वो बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमे, किसी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन किसान जो अपनी मेहनत से कमा के, उसके पास 1-1 रुपए का हिसाब है, अपनी गाड़ी खरीद के लाता, ट्रैक्टर लाता, तो आज हमारे ट्रैक्टरों पे सवाल उठाया जा रहा है 7.5 लाख का ट्रैक्टर हमारे पास कहाँ से आ गया। कि कैसी दुनिया में रहने के, हम इंसान नहीं है, हमें मौलिक अधिकार नहीं है अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा खाना खाने का, अच्छे स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ाने का। और एक बात और, इस देश में निजीकरण से किसी प्रकार का फायदा आम गरीब जनता को नहीं हुआ। अस्पतालों के निजीकरण से मैं मानता हूँ स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरी है, लेकिन उसका लाभ कोई गरीब व्यक्ति नहीं लेता है। उसका लाभ बड़े लोग लेते हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है। स्कूलों के निजीकरण से लाभ स्कूल की मोटी फीस देने वाले बड़े आदमी लेते हैं। सरकारी स्कूल में आज भी गरीब का बच्चा पढ़ता है, किसी अधिकारी का नहीं पढ़ता है। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वही गरीब किसान आम आदमी जाता है गाँव का। और इसीलिए इस खेती के निजीकरण के खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन, जहाँ तक आप इन बातों को पहुँचा सकते पहुँचाइए। आज दिल्ली की जनता की हमको समर्थन की जरूरत है। हम मानते हैं कि आप हमारे इस तरफ से आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर आप कोरोना काल में थोड़ी तकलीफ झेल सकते हैं तो इस देश के अन्नदाता की क्यों नहीं। और आपके पूर्वज अगर 3 पीढ़ी पहले आप देखेंगे तो वो भी किसान ही होंगे साहब। इस देश में तभी इसको भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि 3 पीढ़ी पहले आप और हम सब किसान थे। अगर आप अपने पूर्वजों के लिए इतना नहीं कर सकते तो क्या करेंगे। हम आपसे हाथ जोड़ के समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि आज आपके समर्थन की हमको जरूरत है, क्योंकि सरकार जनता बनाम किसान करने की प्राप्त है। वो चाहती है कि दिल्ली की जनता स्वयं ये कहे कि हम इन किसानों से परेशान हो चुके हैं, साहब हटा दीजिए। 2-4 लोगों को ले जाके सुप्रीम कोर्ट में प्ली लगा देगी कि साहब इससे माहौल बिगड़ रहा है। और 26 जनवरी की परेड का भी मैं स्पष्ट कर दूं, हमने ये नहीं कहा था कि हम राजपथ पे जाके कोई परेड करें। हमने जो कहा था उस पर हम कायम है। आउटर रिंग रोड की बात अभी तक हुई है, हम हमारी परेड करना चाहते हैं।
जवानों की परेड को व्यवधान डालना नहीं चाहते। जवानों की परेड जैसी होती होगी, किसान अपनी परेड बाहर करेगा। अगर हम हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली में भारत का झंडा लगा के आउटर रिंग रोड पे घूमने से किसी को दिक्कत क्या है? हम तो कहते हैं दिल्ली की जनता आए और देखे कि इस देश का किसान आपकी सड़क पे आया है। और ये किसान है साहब, हमारे गाँव की परंपराएं सभ्यता है कि हर आते जाते राहगीर को हम भोजन पूछते हैं। इन शहरों में कोई बिना कारण एक गिलास पानी नहीं पूछता। इस सभ्यता परंपरा दिखाने के लिए आज किसान आपकी बॉर्डर पर बैठा है और किसान अपनी वाजिब मांगों के लिए बैठा है। हम किसी भी प्रकार से व्यवधान डालने या सरकार को अपनी आंखें दिखा के अड़ियल रवैया दिखाने नहीं आए। बहुत स्पष्ट है, इतने अमेंडमेंट्स के बाद उस कानूनों को कोई मोल नहीं ले जाएगा। मैं एक छोटी सी बात कह के बात खत्म कर लूंगा। अगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो सरकार ने संशोधन किया है, हम कहें कि साहब इसमें आप संशोधन कर दो कि दलहन तिलहन अनाज और आलू एसेंशियल कमोडिटीज रहेंगे और भंडारण की जो लिमिट आपने खत्म की वो लिमिट को आप एक्सपेल कर दो। इसके बाद उस कानून में बचता क्या है? जब कुछ बचता ही नहीं तो ऐसे कानून को रखना क्यों चाह रहे हो? वही तो हम कह रहे हैं कि आप इनको वापस ले लीजिए और नए कानून बनाते हैं बैठ के। तो सारा मसला केवल इस अहंकार का है कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत की सरकार है। आप ज्यादा करोगे तो आप जेल में डाल दिए जाओगे। और इसका उदाहरण मैं अपना दे देता हूँ। यहाँ से जाने के बाद भोपाल में आंदोलन करो तो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, कि रात को आपको घर से उठा लेते हैं। इसके बाद भी अगर आप चुपचाप ट्रैक्टर लेके, क्योंकि सरकारें ट्रैक्टर से बहुत डरती है, आप गाड़ी ले जाओगे तो आपकी गाड़ी तोड़ ताड़ देंगे, लेकिन ट्रैक्टर का कुछ बिगड़ता नहीं है। तो आप किसी भी तरीके से इंटेलिजेंस को फेल करके ट्रैक्टर लेके घुस गए तो ये आपको वही धरना स्थल से रातों रात उठाएंगे। 151 में वही है एसडीएम जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हमको न्याय देगा, वो आपको जेल में डाल देगा। और एसडीएम को पावर रहता है कि 6 महीने तक जेल में डाल दो और सरकार का आदमी होता है। उसके बाद आप कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकते हैं। धाराएं लगती हैं, आप जेल में रहिए, आंदोलन मत करिए, फिर जनता के सामने कह दीजिए कि साहब वो तो पंजाब हरियाणा और 2-1 राज्य के किसान हैं, बाकी राज्यों में कुछ नहीं हो रहा है। सरकार के आपके माध्यम से कह रहे हैं आप बैरिकेडिंग हटा दीजिए अपने राज्यों में जहाँ जहाँ आपकी सरकार है। फिर आप देखिए कितने किसान आपकी राजधानी में आते हैं। आप दमनकारी नीति अपना रहे हैं, आप हमें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद भी हम शांति से गांधी जी के आदर्शों पर चल के गांधीवादी तरीके से आप बैठे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से भी सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगे मानी जाए। हम वाजिब लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार में जो नेता है उसमें से 70% नेताओं के एफिडेविट में बड़े बड़े अक्षर में लिखा है कि वो समाज सेवियों सो कॉल्ड जो लोकसभा में बैठे हैं, कम से कम अपने उस एफिडेविट की आड़ में किसान बनने का प्रयास करें। अपने बाप दादाओं को याद करते हुए उन किसानों को ठंड में बैठे हुए बूढ़े बच्चे और औरतों को देखें और इन कानूनों को वापस लें। किसान बड़ा ही सोच के आया है, कानून वापस नहीं होंगे तो किसान यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी लड़ाई इसी बात की। हम कानून वापस कराने ही आए, हम उसमें कोई बात करने नहीं आए। तो जिस मांग को लेकर आंदोलन चालू हुआ हो, बिना उस मांग को माने हम घर कैसे चले जाएं? सवाल ये भी पैदा होता है। हम हमारी मांगों को मनाने आए हैं, मांगों को मना के जाएंगे, लेकिन हमारी मंशा कदापि किसी भी प्रकार की दिल्ली वासी को परेशान करने की नहीं है। एम्बुलेंसों का रास्ता पूरा खुला हुआ है। हमने हमारे टैंक जो लगे हैं या जो भी तंबू लगे हैं उनके बीच से पूरा रास्ता खुला हुआ है, एम्बुलेंस फटाफट निकल जाती है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी भ्रांति हो इस वक्तव्य के बाद भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कम से कम जो भी सवाल किसी के मन में हो, किसान